वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। ये है लेक्चर नंबर 4, आपका चैप्टर नंबर 2 जो है, जिसका नाम है द आर्ट ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, मुस्लिम विमेन एंटरप्रेन्योरशिप। अब हमने है ना पिछले 3 लेक्चर्स में सबसे पहले तो हमने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लिया। उसके बाद हमने वोकैबलरी के अल्फाज किए, ग्रामर एंड वोकैबलरी, ग्लॉसरी के वर्ड्स थे, उसकी डेफिनेशंस और सेंटेंसेस किए। और फिर हमने कॉम्प्रिहेंशन के सवाल जवाब किए। अब हम आते हैं कॉम्प्रिहेंशन के बाद जो एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं। तो अब ये वाला जो है ये है हाइफन्स के ऊपर, ये है वोकैबलरी एंड ग्रामर हाइफन्स के ऊपर। इसमें हाइफन्स के बारे में बताया जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और हम शुरू करते हैं कि यार हाइफन होता क्या है। तो यार अब मैं ना आपको एग्जांपल देता हूँ। 41। अब ये 41 है नंबर, ठीक है। इसकी है ना यहाँ पे मैंने ऊपर नंबर फॉर्म में लिखा है और यहाँ पे मैंने है ना स्पेलिंग लिखी है उस नंबर की। तो अब आप है ना गौर से देखें और ये है ना यहाँ पे रिकग्नाइज करें कि यार ये 41 है और ये एक अल्फाज है, ठीक है। एक वन वर्ड है, मतलब एक ही अल्फाज, ठीक है। 41 एक ही अल्फाज है, ठीक है। लेकिन इसकी जो स्पेलिंग है यार, उसमें दो अल्फाज आ रहे हैं। एक ये आ रहा है 40 और एक आ रहा है और 1। तो यार जब मैं स्पेलिंग उसकी लिखता हूँ तो उसमें दो अल्फाज आ जाते हैं और ये मसला है। क्योंकि यार जब मैं 41 कह रहा हूँ, अब यार मैंने आपके सामने 41 लिख लिया। अब आपको कैसे पता कि यार मैं 41 कह रहा हूँ, मतलब 41, या मैं 40 एंड 1 अलग से कह रहा हूँ? ये तो कंफ्यूजिंग है। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि यार ये हमने 41 लिखा है या 40 या 1 अलग करके लिखा है? तो इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए हाइफन्स आते हैं। हाइफन क्या है? एक लाइन है और आप बस सीधी सी जैसे सब्ट्रैक्शन लाइन होती है वैसे आप, ये एक लाइन है। हाइफन क्या करता है? बताता है कि यार ये एक ही अल्फाज है। तो जब दो अल्फाज यहाँ पे है ना, ये आप देख रहे हैं, ये दो अल्फाज, ये दो अल्फाज हैं। मैं ये कर दूंगा, मैं इन दोनों के बीच में एक लाइन लगा दूंगा, वो है हाइफन। जब मैंने ये लगा दिया तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक हैं। इन दोनों को कनेक्ट कर दिया मैंने एक लाइन से, समझे? रस्सी है, उन दोनों से बांध लिया मैंने इन दोनों अल्फाज को, ठीक है। तो उसकी वजह से अब ये जो हाइफन है ना, ये कहता है कि यार ये है आपका सिर्फ एक अल्फाज। क्या मतलब है? एक अल्फाज। अगर मैं 40-1 लिखता हूँ तो इसका जो मतलब है वो है 41। और अगर मैं हाइफन यहाँ पे नहीं लगाता, अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ 40 और फिर 1 लिखता हूँ, तो ये दो अलग अलग अल्फाज हैं। दो अलग अल्फाज कौन से? ये 40 है और ये 1 है, ठीक है। हाइफन से अगर होता ये है, हमने एक लाइन लगा दी यहाँ पे और कह दिया यार ये एक ही अल्फाज है 41, इसको आप एक ही समझो, और 41। अब ज़रूरी नहीं है कि यार ये नंबर्स में भी हो, वैसे है ना अल्फाजों में भी आते हैं। अल्फाजों में कैसे आते हैं? अब एग्जाम्पल ऊपर लिखिए, लेट्स से एडिटर इन चीफ। ये अल्फाज एडिटर इन चीफ, यार इसको हम अलग अलग करके लिखते हैं। सबसे पहले एडिटर, फिर हो गया इन, और फिर हो गया चीफ। अब सबसे पहले एडिटर का क्या मतलब है? अच्छा, सबसे पहले एडिटर इन चीफ होता क्या है? ये पूरा अल्फाज हाइफन के साथ, हाइफन के साथ यार एडिटर इन चीफ वो होता है, वो बंदा जो आपने जो देखे होंगे यार, आपके घर में अखबारें आती हैं, या फिर अखबारें छोड़ दें, न्यूज़ चैनल देखते हैं, आपने देखे होंगे जियो न्यूज़, CNN और ऐसे बहुत सारे होंगे। तो उनमें यार एडिटर इन चीफ्स होते हैं, वो बंदे होते हैं जो न्यूज़ लिखते हैं, ठीक है। ये एडिटर इन चीफ्स होते हैं जो है ना आपके न्यूज़ लिखने वाले के जो हेड्स होते हैं ना, जो बिल्कुल जो ऊपर वाले जो होते हैं, एडिटर के हेड्स होते हैं, वो होते हैं आपके एडिटर इन चीफ्स। वो आपके बॉस, मतलब समझे, एडिटर बॉस होते हैं। तो यार सबसे पहले ये एडिटर इन चीफ है। अब एडिटर का क्या मतलब है? एडिटर का मतलब वो बंदा जो लिखता हो आपके न्यूज़पेपर,
ठीक है, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अभी फ़िलहाल हम एडिटर को है ना ख़ास तरीके से वो कहते हैं कि यार वो बंदा जो आपके है ना न्यूज़ लिखता हो। ये एक अल्फाज हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इनका मतलब अंदर, और फिर चीफ आ गया, चीफ मतलब बॉस हो गया। तो अब एडिटर का मतलब यार वो बंदा जो न्यूज़पेपर जो होता है उसको लिखता है, इन मतलब उसके अंदर, और चीफ का मतलब बॉस। अब एडिटर इन चीफ, यार आप एडिटर इन चीफ अलग लिखेंगे बगैर हाइफन्स के, तो यार इसका मतलब ये कि एडिटर आपका चीफ के अंदर है, बॉस के अंदर है। यार इंसान इंसान के अंदर तो नहीं हो सकता, एडिटर आपका चीफ के अंदर है, नहीं, वो गलत है। इसलिए हम यहाँ पे हाइफन्स यूज़ करते हैं। जब हम हाइफन्स यहाँ पे यूज़ करते हैं तो उससे हमें क्या पता चलता है कि यार ये एडिटर इन चीफ है, मतलब ये बॉस है यहाँ का, मतलब ये जो न्यूज़पेपर जो लिखते हैं ना, ये उसका बॉस है। ये इसका मतलब है एडिटर इन चीफ का। और अगर आप बगैर हाइफेंस के लिखते हैं वो गलत होगा, क्योंकि आपका एडिटर कभी चीफ के अंदर हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। तो ऐसे है ना और भी सारी एग्जांपल्स हैं। नॉट सो प्रिटी, मतलब आप इतने है ना खूबसूरत नहीं है। नॉट सो प्रिटी ये आप अलग भी लिख सकते हैं और हाइफेंस के साथ भी लिख सकते हैं, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो डिपेंड करेगा सेंटेंस कैसे होता है। रन डाउन मतलब है कि इसके बहुत सारे मायने हो सकते हैं अलग अलग अंदाज में। और अप टू डेट मतलब आज तक की तारीख में। बेल लाइक मतलब बेल की तरह। 51 मतलब एक नंबर 51। एंटी न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर, न्यूक्लियर जो ना हो, मतलब न्यूक्लियर के अगेंस्ट जैसा हो। तो ये हो गए हाइफेंस के एग्जाम्पल्स के होते क्या है। अब हम है ना इनके वो करते हैं सवालात। तो यार सबसे पहले तो यहाँ पे है ना दिए हुए हैं सवाल। इनमें बस हमें ये देखना है कि इनमें हाइफेंस लगेंगे या नहीं, अगर लगेंगे तो कहाँ पे लगेंगे वो हमें लिखने होंगे। तो सबसे पहले शी इज़ अ वेल नोन ऑथर। तो यार सबसे पहले देख के वेल एंड नोन इन दोनों के बीच में हाइफन लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वेल एंड नोन हम चाह रहे हैं कि यार ये बहुत ही मशहूर ऑथर है, मतलब ये जो ऑथर है ये मशहूर है। अब यहाँ पे मशहूर आप कैसे लिखोगे? तो देखो, अगर आप वेल एंड नोन मतलब वेल का मतलब क्या है कि आप ठीक हो, और नोन का मतलब ये है कि आप है ना जान पहचान में हो। तो यार आप ठीक हो, मतलब अगर हम हाइफन यहाँ पे नहीं लगाएंगे तो आप ये कह रहे हो कि यार ये बंदा है ना ठीक है, ये हमें पता है। ये गलत है, हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि यार ये मशहूर ऑथर है, उसकी सेहत के बारे में कोई बात नहीं कर रहे। तो इसलिए वेल नोन के बीच में यहाँ पे हाइफन आएगा, ठीक है। फिर आता है द 2 year old टॉडलर इज़ वेरी एनर्जेटिक। तो यार ये जो 2 year old है ना यहाँ पे, अब यहाँ पे हाइफेंस लगेंगे इन दोनों के बीच में। आप बोलेंगे क्यों? तो यार देखो, हम कह रहे हैं ये जो बच्चा है ना, टॉडलर का मतलब बच्चा, ये बच्चा कितने साल का है? 2 साल का। अगर हम हाइफेंस यहाँ पे नहीं लगाते, द 2 year old, तो यार ये 2 साल जो है यहाँ पे हम एज नहीं बता रहे होगे फिर, ये है। फिर उसके बाद हम तीसरे में आते हैं, हिज कंप्यूटर स्किल्स आर टॉप नॉच। तो टॉप नॉच जो है यहाँ पे, इनके बीच में हाइफन आएगा। क्यों आएगा? हम कह रहे हैं कि यार ये जब कंप्यूटर ये जो इसकी जो स्किल्स है ना, कंप्यूटर की जो कला है इसकी, ये जो कंप्यूटर यूज़ करता है, ये बहुत ही बढ़िया है। तो अगर हम टॉप नॉच अलग लिखेंगे तो हम ये नहीं कह रहे कि यार ये बढ़िया है, टॉप नॉच साथ करके लिखते हैं हाइफन में, तो यार इसका मतलब ये बहुत ही बढ़िया है कंप्यूटर इस्तेमाल करने में। अगर हम हाइफन नहीं लगाते वहाँ पे, टॉप का मतलब ऊपर और नॉच का मतलब निशान, तो यार ये तो गलत हो जाएगा। टॉप नॉच का मतलब यार आप बहुत ही बढ़िया हो, इसलिए। चौथे सवाल में, आई बॉट अ ब्रांड न्यू कार यस्टरडे। तो यार ये जो ब्रांड और न्यू है ना, इन दोनों के बीच में अम, आ जाएगा हाइफन। क्यों? क्योंकि यार ब्रांड न्यू, हम इससे ये कहना चाह रहे हैं कि ये सबसे लेटेस्ट गाड़ी है, मतलब सबसे सबसे लेटेस्ट, मतलब अभी अभी निकला है मॉडल, समझे, कल ही निकला है, मतलब सबसे लेटेस्ट मॉडल हमने खरीदा है। अगर हम लिखते हैं ब्रांड और न्यू बगैर हाइफन के, तो यार ब्रांड का मतलब है कंपनी और न्यू मतलब नया, तो हम कह रहे हैं कि कंपनी नहीं है, और फिर गाड़ी कह रहे हैं, नहीं वो गलत है। हम कह रहे हैं कि यार ये जो गाड़ी जो अभी आई है ये बिल्कुल नहीं है। हम ये नहीं कहना चाह रहे कि यार जो गाड़ी की कंपनी है वो नहीं है। अगर आप बगैर हाइफन के करेंगे तो आप ये कह रहे होंगे, लेकिन हम ये कहना चाह रहे गाड़ी नहीं है, ये नहीं कि गाड़ी की कंपनी नहीं है, ये सीन है। फिर आते हैं पांचवे में, द रेस्टोरेंट ऑफर्स ग्लूटेन फ्री ऑप्शंस। तो यार ग्लूटेन और फ्री के बीच में यहाँ पे नॉच यहाँ पे
तो यार यहाँ पे है ना ग्लूटेन और फ्री के बीच में आ जाएगा। तो यार यहाँ पे अब है ना ग्लूटेन और फ्री के बीच में हाइफन आ जाएगा। आप बोलोगे क्यों? यार ग्लूटेन फ्री, हम अगर यहाँ पे हाइफन नहीं लगाते तो हम ये कह रहे हैं कि यार हम ग्लूटेन फ्री में दे रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कहना चाह रहे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि यार जो खाने जो रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं ना, उसमें ग्लूटेन नहीं होता, मतलब ग्लूटेन फ्री होता है, मतलब ग्लूटेन होता ही नहीं है उसमें। हम ये कहना चाह रहे हैं, ये नहीं कहना चाह रहे कि आप रेस्टोरेंट में आओगे तो आपको ग्लूटेन फ्री में मिलेगा, वरना रेस्टोरेंट का तो लॉस हो जाएगा। इसलिए ग्लूटेन फ्री का मतलब ये कि इस खाने में ग्लूटेन नहीं है। फिर अब हम आते हैं दूसरे सवाल में, फिल इन दी ब्लैंक्स विद द करेक्ट हाइफनेटेड नाउन्स और एडजेक्टिव्स। तो यार अब हमें है ना ये 5 सवाल हैं, इनके बीच में हमें यहाँ पे अल्फाज लिखने हैं जो फिल इन दी ब्लैंक करने हैं, बेसिकली जो यहाँ पे ना मायने सही रख। अब सबसे पहला सवाल है, द डैश वॉज डेकोरेटेड फॉर हॉलीडे सीजन। तो यार अब इसमें ना बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा क्रिसमस ट्री। मैं है ना जवाब अब इस इधर लिखने वाला हूँ ब्लैंक की जगह, क्योंकि वहाँ पे ना मेरे लिए जगह कम है। आप उधर लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी क्रिसमस ट्री। अब ये एक जवाब है, इसमें आप है ना बहुत सारे और भी चीज़ें डाल सकते हैं। तो लेकिन मैंने क्रिसमस ट्री चूज़ किया, क्यों यार यहाँ पे हॉलीडे सीज़न की बात हो रही है, मतलब एक कोई है ना हॉलीडे आती है तो यार क्रिसमस होता है, तो मेरे जहन में क्रिसमस आया। आ, ठंड की छुट्टियाँ होती है, मेरी फेवरेट होती है विंटर वेकेशंस। फिर उसके बाद यार अब हमें है ना डेकोरेट करना था, तो आप यहाँ पे मैंने बोला चलो क्रिसमस ट्री कर लेते हैं। क्रिसमस हाउस भी आ सकता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं यहाँ पे। हैलोवीन ट्री आ सकता है, हैलोवीन हाउस आ सकता है। तो मैंने क्रिसमस ट्री कर लिया यहाँ पे, और भी बहुत सारी आ सकती हैं, लेकिन चले क्रिसमस ट्री यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि यार सबसे पहले तो हमें यहाँ पे हाइफन वाले डालने हैं, तो हाइफन का हमें ख्याल रखना है, हाइफनेटेड नाउन्स और एडजेक्टिव्स। अब यार ये जो क्रिसमस ट्री है, अगर मैं यहाँ पे बीच में हाइफन नहीं लगाता तो यार ये दो अलग अल्फाज हो जाएंगे, एक क्रिसमस अलग जो इवेंट है, और ट्री और अलग। ये एक अल्फाज नहीं होगा जो गलत होगा, हमें एक ही अल्फाज चाहिए। हम कहना चाह रहे हैं यार ये जो पेड़ है ना क्रिसमस ट्री, क्रिसमस पेड़ या क्रिसमस ट्री, ये है ना हमने इसको सजाया है। हम ये नहीं कहना चाह रहे क्रिसमस और ट्री अलग अलग यहाँ पे, इसलिए। फिर अब हम आते हैं दूसरे सवाल में, माई डैश इज़ फुल ऑफ चाइल्डहुड मेमोरीज। तो यार जब मैं सोचता हूँ चाइल्डहुड मेमोरीज का मतलब क्या है यार, बचपन की यादें। तो यार जब मैं बचपन की यादें सोचता हूँ वो कहाँ पे होती हैं, तो यार मुझे आता है यार कि पुराना ज़माना होता था, तब तो यार हमारे पास सैमसंग आईफोन के मोबाइल नहीं होते थे। तो तब होती थी कैमरास, और उनकी जो तस्वीरें होती थी हम प्रिंट करके रखते थे फ़ोटो एल्बम्स में। तो फ़ोटो एल्बम यहाँ पे आएगा, और फ़ोटो और एल्बम उनमें यहाँ पे हाइफन लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हम चाह रहे हैं एक ही अल्फाज फ़ोटो एल्बम, जो पूरा एल्बम है हम वो चाह रहे हैं, रादर देन अगर हम हाइफन नहीं लगाते तो दो अल्फाज हो जाएंगे एल्बम और फ़ोटो। हमें एल्बम का फ़ोटो नहीं चाहिए, हमें जो एल्बम है ना फ़ोटो एल्बम, उसके अंदर हमारी तस्वीरें चाहिए, हमें एल्बम ऊपर से उसकी कोई तस्वीर नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे हाइफन आएगा। अब आते हैं हम तीसरे सवाल में, वी अटेंडेड अ डैश कॉन्फ्रेंस ऑन टेक्नोलॉजी। अब यार मैंने एक कॉन्फ्रेंस मतलब एक मीटिंग होती है जिसमें ना वो टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे थे, यार कंप्यूटर ये होते हैं, एआई होते हैं, और वगैरह वगैरह। तो यार अब मैं कहता हूँ कि वो जो कॉन्फ्रेंस था ना बहुत बढ़िया था, क्योंकि वो बहुत बढ़िया तरीके से है ना ऑर्गेनाइज हुआ था, मैनेज हुआ था, इवेंट मैनेजमेंट उसकी बहुत अच्छी थी। तो यार अब है ना यहाँ पे कौन सा अल्फाज आ सकता है, तो एक अल्फाज है वेल ऑर्गेनाइज्ड। अब वेल ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या है कि यार ये जो कॉन्फ्रेंस है ना बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था। अब यहाँ पे और भी अल्फाज आ सकते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही अल्फाज आए, लेकिन यहाँ पे है ना आपको सोचना पड़ेगा कि यार यहाँ पे क्या क्या आ सकता है। तो यार मैंने सोचा, तो मैंने आपको बताया कि क्या मैंने क्या सोचा और कैसे सोचा, और उससे है ना मेरे जहन में यार वेल ऑर्गेनाइज्ड आया। कोई और भी अल्फाज यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन मेक श्योर आपको ये करना है कि हाइफन वाला अल्फाज हो यहाँ पे। ठीक है, तो और भी आंसर्स आ सकते हैं। आप कहेंगे कि यार मुझसे अभी जवाब नहीं आ रहे, तो अगर किसी को यार अभी जवाब नहीं आ पा रहे उसके दिमाग में, तो यार मैं आपको दो एडवाइस दूंगा।
सबसे पहले आप प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जहन में है ना ज़्यादा और अल्फाज आते रहेंगे और बैठते रहेंगे, तो आप कहेंगे कि अच्छा नहीं, पहले मैंने ये किया हुआ था, अब ये भी यहाँ पे आ सकता है। ऐसे ना आपके एक सिक्स सेंस बनता रहेगा। और दूसरा तरीका ये है कि यार आप है ना किताबें पढ़ते रहें, कोई सी भी किताबें पढ़ लें आप। नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, स्टोरीज़ पढ़ सकते हैं, या फिर आप एकेडमिक किताबें भी पढ़ सकते हैं, बायो फिज़िक्स केमिस्ट्री और कोई सी भी। लेकिन किताबें आप पढ़ें, उससे है ना आपकी वोकेबलरी बेहतर होगी। ये दो तरीके हैं, इससे आप है ना बेहतर होते जाएंगे। तो हाँ, प्रैक्टिस करें और किताबें पढ़ें, ठीक है, इससे है ना आपकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर अब चौथे सवाल में आते हैं। शी इज़ अ डैश राइटर नोन फॉर हर सस्पेंस नॉवेल्स। तो यार हमें पता है कि यार ये राइटर है ना, ये सस्पेंस की नॉवेल्स लिखती है। सस्पेंस वाली जो कहानियाँ होती है ना, सस्पेंस बिल्डअप करने वाली, उनके लिए वो ज़्यादा बहुत है ना, मतलब वो जानी जाती है। तो यार मैं कहता हूँ कि यार ये है ना राइटर मशहूर है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे वेल नोन। वेल और नोन, शी इज़ अ वेल नोन राइटर फॉर हर सस्पेंस नॉवेल्स। हमने आई थिंक सो पहले जो सवाल थे ना यहाँ पे, हाँ, वेल नोन ऑथर, वैसे मैंने यहाँ पे वेल नोन राइटर कर दिया। शी इज़ अ वेल नोन राइटर फॉर हर सस्पेंस नॉवेल्स। इससे ये होगा कि हम कह रहे हैं यार ये जो मशहूर ऑथर है ना, ये इसलिए मशहूर है क्योंकि अपने वो सस्पेंस नॉवेल्स लिखती है, ठीक है। तो अब हम आते हैं तीसरे सवाल में। कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड एंडिंग इन अफ फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। सबसे पहला सवाल करते हैं। द वेदर आउटसाइड इज़ वेरी डैश टुडे। तो यार हमें ये होगा कि हमें ऑप्शंस दिए गए हैं रफ़ और टफ़, और अब हमें है ना वहाँ पे लिखना है कि यार यहाँ पे क्या आएगा। तो द वेदर आउटसाइड इज़ वेरी डैश टुडे, तो यहाँ पे आंसर आएगा रफ़। रफ़ है आज का वेदर, मतलब ड्राइनेस है या फिर तूफ़ान आया हुआ है, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट में। बट द वेदर आउटसाइड इज़ वेरी रफ टुडे, ये होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर इसका है रफ। फिर अब अच्छा, अब जो ये बाकी चार सवाल आ रहे हैं इसमें ऑप्शंस नहीं दिए हुए क्योंकि यहाँ पे ना एक एरर है। तो अब हम ये करते हैं कि देखते हैं कि अगर ये ऑप्शन यहाँ पे फिट होता है या नहीं, और अगर नहीं होता तो हम ना फिर एक सवाल सोचते हैं, एक जवाब, एक अल्फाज सोचते हैं। आई कॉन्ट बिलीव यू एट द होल पिज़्ज़ा, यू हैव अ बिग डैश इनफ। तो अब यार यहाँ पे सबसे पहले इनफ तो नहीं आएगा, ठीक है, ये मैं इतना बता दूँ। अब दूसरा मसला इस सवाल में ये कि यार यहाँ पे एक अल्फाज आना चाहिए था जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। वो अल्फाज है ना यहाँ पे, यार प्रिंटिंग एरर है, कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे ना एपेटाइट होना चाहिए, ये एक अल्फाज है जो प्रिंट होना चाहिए था, वो हुआ नहीं। तो ये सेंटेंस ही है ना गलत लिखा हुआ है। होगा ये कि यार जो अल्फाज मिसिंग था ना, वो था एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब खाना, यू हैव अ बिग एपेटाइट, और फिर उसके बाद यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक आएगा। अब मसला ये कि यार इन्होंने है ना ये गलती कर दी। तो खैर, अब सबसे पहले यहाँ पे इनफ नहीं आएगा, यहाँ पे है ना एक और अल्फाज आएगा। कौन सा अल्फाज आएगा? तो सबसे पहले मैं करूँगा ये, मैं यहाँ से ना ये अल्फाज हटा दूँगा क्योंकि ये काम का नहीं है। तो ठीक है, अब हम यहाँ पे है ना ब्लैंक लगाते और हम कहते हैं यू हैव अ बिग एपेटाइट कॉमा डैश। अब यहाँ पे आएगा दो, ये ना यहाँ पे गलती थी, लेकिन आपको इन्हें सवाल में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अगर ऐसी गलती होती है तो आप है ना सवाल से छोड़ सकते हैं। ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे है ना एक मसला दिखा और मैंने बता दिया कि यार ये यहाँ पे मसला है। तो क्वेश्चन ही है ना यहाँ पे प्रिंट गलत हुआ है, और अगर वो सही प्रिंट हुआ होता तो यहाँ पे यू हैव अ बिग एपेटाइट कॉमा, तो ये है ना जवाब होता। फिर अब हम आते हैं तीसरे सवाल में। द बोट सेल स्मूथली थ्रू द डैश वाटर। अब प्लो यहाँ पे लिखा हुआ है, यार ये प्लाव ये गलत है, ये नहीं होगा यहाँ पे होगा रफ वाटर। क्योंकि यार बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि यार जो आपकी कश्ती है वो है ना सुकून से निकल गई, और रफ वाटर से मतलब यार वहाँ पे तूफान आया था, वेव्स चल रही थी। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि यार ये है ना कश्ती जो है वो सुकून से निकल गई, मसला नहीं हुआ, तो रफ वाटर यहाँ पे आएगा। और प्लाव गलत है, प्लाव मतलब है ना खेती बाड़ी से रिलेटेड है, तो वो तो नहीं होने वाला समंदर में यार, कश्तियों में। तो अब हम आते हैं चौथे सवाल में। वी विल नीड टू वर्क डैश दिस प्रॉब्लम। अब थ्रू सही क्यों है? क्योंकि यार थ्रू हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो मुसीबत आई हुई है, ये जो मसला आया हुआ है, ये हमें ना साथ में है ना मिलके है ना इसको सॉल्व करना है, इसको है ना
सुलझाना है। ठीक है, अब हम आते हैं पांचवें सवाल में। ही इज़ ट्राइंग टू डैश द डिफ़िकल्ट मैथ इक्वेशन। तो यार सबसे पहले वो तो गलत है, वो तो पेड़ की है ना लकड़ी होती है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। और यार यहाँ पे दूसरा ऑप्शन नहीं दिया हुआ, और यहाँ पे ना एक मसला है पूरे सवाल में। यहाँ पे ना ऐसा कोई अल्फाज नहीं आ सकता जो OUGH से है ना ख़त्म हो सके। मैंने पूरे देख लिए हैं, लेकिन ये मसला है। यहाँ पे है ना होना चाहिए सॉल्व, लेकिन यार ये OUGH से सॉल्व हो नहीं होता, लेकिन क्या करें यार, सवाल ही गलत है ये। ऐसा कोई अल्फाज नहीं है जो OUGH से एंड हो और यहाँ पे आ सके और सेंस भी बने उसकी। तो ये सवाल ही गलत है, और ना इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, तो वरना तो पता चल जाता, मैं भी देखूँगा ऐसा कौन सा है। लेकिन नहीं, गलत दिया हुआ है यहाँ पे। तो हाँ, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन खैर दो सवाल गलत हैं, लेकिन इन तीन के हिसाब से ना आपको होपफुली आइडिया हो गया होगा कि यार कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम आते हैं चौथे सवाल में। क्रिएट हाइफिनेटिव फ्रेजेस यूजिंग द वर्ड हाई इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल हाई पिच्ड। तो यार अब हम यहाँ पे है ना, अब ये पांच सवाल हैं, तो यार इनमें ये कि नाउन्स दिए हुए हैं। माउंटेन पहाड़, स्कूल तो स्कूल, जंप मतलब कूदना, टाइड मतलब जो समंदर में होती है ना वेव्स, वो, और फाइव मतलब पाँच। तो अब हमें है ना यहाँ पे ऐसे अल्फाज यूज़ करने हैं जो हाई से शुरू होते हो, हाइफन लगा हो, और वो है ना उसको समझा रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो इन अल्फाजों को, नाउन्स को। तो यार सबसे पहले माउंटेन। यार अब माउंटेन मुझे पता है बहुत ही ऊंचा होता है, लंबा सा होता है, तो मैं यहाँ पे आंसर लिख लूँगा हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड माउंटेन मतलब यार ये बहुत ही है ना, एल्टीट्यूड का मतलब यार उसकी है ना हाइट। तो यार ये जो माउंटेन है ना, पहाड़ जो है, बहुत ही ऊंचा है, हाई एल्टीट्यूड है, ऊंचा है, लंबा है। अब हम आते हैं अ डैश स्कूल। यार स्कूल में अब फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि यार स्कूल है ना बहुत ही बढ़िया स्कूल है, और उसके जो बच्चे हैं ना बहुत अक्लमंद है, और बहुत चीज़ें हैं ना, बहुत कामयाब बच्चे हैं। तो यार हम कह सकते हैं कि यार उन्होंने है ना बच्चे क्योंकि बहुत कामयाब है, तो उन्होंने बहुत अचीव किया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाई अचीविंग स्कूल। हाई अचीविंग कि यार इसके जो बच्चे हैं ना बहुत अचीव करते हैं, मतलब अच्छी अच्छी है ना, बड़ी बड़ी चीज़ें, मतलब बहुत कामयाब है, हाई अचीविंग। अब तीसरे सवाल में आते हैं, ए डैश जंप। अब यार इसमें मैंने एक है ना ऊंचा सा जंप मारा, मैंने है ना मैं मतलब बहुत ही बहुत ही ऊपर है ना हाई जंप मारता हूँ, तो बहुत ही ऊंचा जंप मारता हूँ मैं। तो यार जब मैं ऊंचा मतलब जंप मारता हूँ, कूदता हूँ, तो यार जितना ज़्यादा आप ऊपर से मारोगे तो ख़तरा भी है कि यार आपको है ना चोट लग जाए। तो इसका हम करते हैं हाई रिस्क जंप। कि क्या है कि यार जब आप बहुत ही ऊपर से कूद रहे हो, तो यार बहुत ही बड़ा रिस्क है, हाई रिस्क जंप। अब हम आते हैं चौथे वाले में, अ डैश टाइड। यार अब यहाँ पे है ना आप हाई एल्टीट्यूड भी डाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि यार हम जो कह रहे हैं ना वेव्स जो टाइड हैं, जो समंदर में जो वेव्स होती हैं, टाइड्स होती हैं, हम कह रहे हैं कि यार बहुत ऊंची हैं। ठीक है, मतलब सुनामी आती है तो बहुत ही बड़ी होती है, तो हाई एल्टीट्यूड टाइड एक ये है। लेकिन प्रैक्टिस के, तो आप है ना यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड लिख सकते हैं, वैसे ही जैसे पहला पार्ट है ना, वैसे ही है ना चौथे पार्ट का भी हाई एल्टीट्यूड आप लिख सकते हैं। फिर आता है आखिरी वाला, अ डैश फाइव। यार यहाँ पे पाँच है ना, एक तो आप दो मायने आप ले सकते हैं, एक है हाई फाइव, आपने सुना होगा हाई फाइव मतलब यार ताली मारना, और दूसरा है फाइव मतलब पाँच। तो हम यहाँ पे है ना ताली वाला हाई फाइव ले रहे हैं। अब यार जब मैं किसी को हाई फाइव करता हूँ, मतलब यार अब जब जैसे है ना मैं हाई फाइव लेता मारता हूँ किसी को, मतलब है ना मैं किसी को ताली देता हूँ, तो यार मैं ज़ोर से मारता हूँ, ज़ोर से। तो यार ज़ोर से तब मारते हैं जब यार आप ताकत बहुत ज़ोर से लगाते हैं, तो हम इसको कहते हैं हाई एनर्जी फाइव। हाई एनर्जी फाइव। ठीक है, मतलब मैं ज़ोर से है ना उसको ताली दे रहा हूँ। तो इससे हो गया चौथा सवाल। अगर आपको समझ नहीं है, आप वापसी वीडियो भी देख लें, या फिर आप हमें ना मैसेज भी कर सकते हैं। लेकिन इसके है ना मैंने आपको दो तरीके बताए हैं कि यार अगर आपको इसमें बेहतर होना है तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें,
और साथ में किताबें ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि इससे है ना फिर आपके है ना बहुत अच्छे हो जाएंगे। फिर अब हम आते हैं पांचवी एक्सरसाइज में, हाइफन यूज इन कंपाउंड एडजेक्टिव्स। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एडिंग हाइफन्स टू क्रिएट कंपाउंड एडजेक्टिव्स वेयर नीडेड। अब यार इसमें है ना बस हमें वो डालने हैं हाइफन्स। तो यार सबसे पहला सवाल, शी इज़ अ वुमन ऑफ 20 years old। तो यार हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं ये 20 साल की औरत है, तो हम यहाँ पे है ना इधर हम डाल देंगे हाइफन्स। क्यों डालेंगे? क्योंकि हम कहना चाह रहे हैं ये 20 साल की है, और वरना ये तो अलग है ना सही नहीं होंगे। ये हो गया। दे लिव इन अ स्मॉल साइज्ड हाउस। तो यार स्मॉल और साइज के बीच में आ जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं घर छोटा है। फिर आगे, द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग रिसर्च। ये टाइम और कंज्यूमिंग यहाँ पे क्यों? क्योंकि यार ये हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि ये जो रिसर्च है ना, जो प्रोजेक्ट है उसमें यार बहुत टाइम लगता है। अब टाइम कंज्यूमिंग अगर आप बगैर हाइफन के लिखोगे तो आप कह रहे हो टाइम खा रहे हो। भाई आप टाइम कैसे खा सकते हो? मतलब खाना ऐसे मतलब पेट में कैसे डाल सकते हो टाइम, वो वाला। किसी का टाइम बर्बाद करना वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे है ना अगर आप हाइफन हटाओ तो आप कहोगे कि यार मैं ना खाने में टाइम खा रहा हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। तो टाइम कंज्यूमिंग यहाँ पे हाइफन आएगा। फिर ही हैज़ अ पार्ट टाइम जॉब एंड अ फुल टाइम कमिटमेंट। तो यार ये जो पार्ट टाइम और फुल टाइम है ना, इन दोनों के बीच में यहाँ पे हाइफन आएगा। क्यों आएगा? कि यार फुल टाइम का मतलब आप है ना पूरे मतलब 8 घंटे काम करते हो एक दिन में, 9 to 5 फॉर एग्जांपल, और पार्ट टाइम मतलब आप है ना सिर्फ 3 से 4 घंटे करते हो। अब यार जब आप हटा दोगे ये हाइफन तो आप कह रहे हो कि फुल टाइम मतलब पूरे टाइम, मतलब आप पूरे दिन तो नहीं कह सकते ना, वो गलत होगा। और पार्ट टाइम का भी वही सेम सीन है, हम इसको एक अल्फाज में कहना चाह रहे हैं, तो ये सीन है। फिर पांचवा, द स्टोरी वॉज सेट इन द लेट इवनिंग आवर्स। लेट इवनिंग, तो यार ये यहाँ पे है ना इवनिंग और लेट के बीच में आएगा हाइफन, क्योंकि हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि इवनिंग जो है मतलब शाम के है ना, लेट मतलब 7-8 बजे, मतलब हम है ना देर से ना शाम के देर में हम मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेट और इवनिंग कहेंगे अलग बगैर हाइफन के, तो यार हम कह रहे हैं कि शाम देर से आएगी। यार शाम देर से कैसे आ सकती है? तो ये नहीं, हम कह रहे हैं कि शाम की देर में हम है ना स्टोरी को देखेंगे, तो लेट इवनिंग यहाँ पे हाइफन आएगा। इससे आपके हाइफन्स हो गए हैं।